हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर सी द नेक्स्ट टॉपिक केपलर्स लॉ। बट बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर वी जस्ट रिकॉल अबाउट द प्रीवियस टॉपिक, यानी कि प्रीवियस लेक्चर हमने क्या लिया था, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देन थोड़े से फोर्स से रिलेटेड बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके बाद सर्कुलर मोशन। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया था। ओके, सो टुडे वी आर सी द नेक्स्ट टॉपिक केपलर्स लॉ। अभी ये जो केपलर्स लॉ स्टूडेंट एक बार अच्छे से नोट कर लो, आपको ये क्वेश्चन आता है फॉर 3 मार्क्स के लिए। राइट डाउन या डिफाइन द केपलर्स लॉ। तीनों के तीनों लॉ आपको आते हैं, तीनों के तीनों लॉ लिखने हैं और कैसे लिखने हैं, क्या एक्सप्लेन करना है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं केपलर्स लॉ। अभी यहाँ पे केपलर्स लॉ यानी कि बिफोर केपलर्स या बिफोर एस्ट्रोनॉट, या इन सिंपल में हम ऐसे बोल सकते हैं कि द फर्स्ट साइंटिस्ट, हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द एक्चुअल या द प्लैनेट, स्टडी अबाउट द प्लैनेट या द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट। द फर्स्ट साइंटिस्ट, नोट कर लो स्टूडेंट, द फर्स्ट साइंटिस्ट इज गैलीलियो। जो गैलीलियो थे, आपको 9th में था ये टॉपिक गैलीलियो का, गैलीलियो। ओके, तो ये जो गैलीलियो क्या है, दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पोजीशन, ओके, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी जो प्लैनेट्स है, सन है, मून है, कहाँ क्या क्या है, तो इसके बारे में स्टडी करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे गैलीलियो। तो ने इसको स्टडी किया था, उसके बाद उन्हें बहुत सारा डाटा भी उन्हें लिख के रखा था कि अरे पोजीशन क्या है, कैसे होनी चाहिए, कैसे चेंज होती है, वॉट एवर XYZ। ठीक है, तो इनको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनके बारे में हमने 9th में क्लियर किया था, अभी ये आपको नहीं आने वाले, यानी इसके ऊपर अब कोई टॉपिक नहीं आने वाला है, बट इसका ही हमें यहाँ पे रेफरेंस लेना है। सो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, okay, by helping about this data, Kepler's explain, यहाँ Kepler's formed the some laws। तो उसने 3 लॉ बनाए थे by using this data। तो उन्हें जो डाटा बनाया था उस रिलेटेड उन्हें यहाँ पे 3 लॉज फॉर्म किए थे। वो 3 लॉज क्या है वही हमें देखने हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, चलो तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे पूछने वाले हैं केपलर्स के लॉज। ठीक है, एक मिनट है स्टूडेंट। सॉरी, चल तो अभी यहाँ पे सीधा हम जाते हैं हमारे लॉज के ऊपर। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ में यहाँ पे क्या है, तो सिंपल है, पहले तो याद रखना है। जैसे कि हमारे माइंड में क्या हुआ करता था कि एक सर्कल होता है या सन होता है यहाँ पे, और सभी प्लैनेट ऐसे कि सर्कल फॉर्म में यहाँ पे क्या होते हैं, किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। पर एक्चुअल में वहां पे सर्कल नहीं होता है, इलिप्स फॉर्म होता है। इलिप्स यानी जस्ट लाइक ऐसे होता है। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल फॉर्म में हमारी जो अर्थ है वो भी थोड़ी सी यहाँ पे सर्कुलर में नहीं है, थोड़ी इलिप्टिकल यानी थोड़ी ऊपर नीचे बेल्जिंग फॉर्म में, या यहाँ पे दोनों एंड में थोड़ी यहाँ पे थोड़ी टैप है, यानी थोड़ी इलिप्टिकल शेप में, या अंडा जैसा होता है हमारा उसके शेप में, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चल लेट्स सी। तभी यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लॉ क्या है पहले लिख के देती हूँ, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में उसने क्या दिया था, देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse, okay, is an ellipse with position of sun, या हम ऐसे बोल सकते हैं ellipse with sun at one foci। See here, अभी यहाँ पे दिया क्या है, the orbit of a planet is an ellipse with sun at one foci। यानी ये क्या है, फोका यानी इन शॉर्ट में इसे हम सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर। तो भी यहाँ पे सन के 2 सेंटर है, यानी क्या है, देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक पार्ट निकाला है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ करके लिया है।
तो यहाँ पे दो पार्ट होते, एक तो सन यहाँ होता या यहाँ होगा, यानी S1 दिस इज S2। अभी यहाँ पे मैंने एक प्लैनेट लिया है, यहाँ पे मैंने दूसरा प्लैनेट लिया। मान लो कि हमारा सन जो है वो यहाँ दिया है S1 प्लैनेट पे, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो यानी इन शॉर्ट में हमने क्या बोला है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकाई। यानी इन शॉर्ट में यहाँ पे उन्हें यही एक्सप्लेन किया है कि जो ए यानी कि ईच एंड एवरी ऑर्बिट या ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इन इलेप्टिकल फॉर्म विद, उसके बाद यहाँ पे सन के दो सेंटर होते हैं, एक तो F1 या F2। इसे मैंने S1 या S2 लिखा है, F1 F2। तो इतना ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट में हमें क्या दिया है? ओके, हाँ, जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना स्टूडेंट वहां हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां कुछ दिया ही नहीं है तो वहां पे सिर्फ हम यहाँ पे क्या करने वाले, लॉस के बारे में लिखेंगे, दैट्स इट। सेकेंड लॉ, सी। अभी सेकेंड लॉ में क्या है, यहाँ पे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारा यस है, यहाँ पे एक प्लैनेट है ए, ठीक है। यहाँ से समथिंग डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे और एक प्लैनेट है जो सी है, उसने समथिंग डिस्टेंस कवर किया है, उसे हमने यहाँ पे नाम दिया है डी। क्लियर? सो सी है। अभी यहाँ पे जो सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ यही है, द लाइन ज्वाइनिंग, या हम इसे बोल सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग विथ द प्लैनेट सी है, द लाइन ज्वाइनिंग with planets and sun with covered equal distance in equal interval of time। इट्स सो सिंपल स्टूडेंट, बिल्कुल आसान। यानी क्या, देखो, द लाइन ज्वाइन विथ, नहीं, द लाइन ज्वाइन बिटवीन, या द लाइन ज्वाइन विथ या बिटवीन, ऐसे भी यहाँ पे लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स, ऐसे लिखे, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड सन विथ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी क्या, देखो सिंपल में, पहले हमने ए प्लैनेट लिया, ये यहाँ पे हमने सी प्लैनेट लिया। मान लो दोनों यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, अभी यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ से ये इसको लगते हैं यहाँ पे 5 मिनट, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सेम टाइम में यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ और इसने यहाँ 5 मिनट में इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने, 5 मिनट्स में। तो मैं यही बोला है कि अगर when any two planets they are cover the equal distance या they are cover सेम टाइम में कोई भी डिस्टेंस कवर करता है, देन वी कैन से बोथ ऑफ दिस एरिया इक्वल, यानी वो दोनों एरिया क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। यानी इन शॉर्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं, ये फर्स्ट एरिया और ये सेकेंड एरिया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को इक्वल यानी सेम एरिया आएगा। यही उसने यहाँ पे सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन करा था। यानी इन शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सी हियर, एरिया ऑफ ASB, एरिया ऑफ ASB इज इक्वल टू एरिया ऑफ, या आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ASB इज इक्वल टू एरिया ऑफ CSD। यानी ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स, यानी इन दोनों में जो लाइन ज्वाइन हो रहा है सी है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट्स एंड द सन कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट, यही आपको यहाँ पे सेकेंड में दिया है। अभी यहाँ पे थर्ड लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ में क्या दिया है।
बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, 3 मार्क के लिए आपको आते हैं, ज्यादातर रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है यानी अंडरस्टैंड करना है। हर एक में आपको जब लॉ करके दे रही हूँ यानी कि एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब वहां पे साइड में डायग्राम ड्रॉ करो, यानी कि अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो आराम से आपको हर एक लॉ क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो लेट्स सी द थर्ड लॉ। हाँ बट स्टूडेंट, थर्ड लॉ लेने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, यानी जिसको हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले और हम और एनर्जी के साथ आपको यहाँ पे पढ़ा सकते हैं और ज्यादातर ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की हम ट्राई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चल लेट्स सी थर्ड लॉ। सी तो थर्ड लॉ में क्या दिया है यहाँ पे? तो थर्ड लॉ में यहाँ पे क्या है, जैसे अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया था हमारा कि जैसे ऑर्बिटल में, जैसे मान लो ये सन है, यहाँ पे प्लैनेट, ये जो प्लैनेट यहाँ पे घूम रहा है, मान दिस इज अ प्लैनेट है, दिस इज अ सन, यानी कि यस। तो यहाँ पे थर्ड लॉ क्या है? द स्क्वायर, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी जो यहाँ पे घूम रहा है इसका जो स्क्वायर, यानी क्या है? पीरियड, टी जो होता है ना उसका पीरियड, सी है। अभी थोड़ा लिख के देती हूँ, उसके बाद आपको आराम से एक्सप्लेन करती हूँ। सी द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड एक मिनट, around the sun, revolution around the sun is directly, अब ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम प्लैनेट टू सन। सी यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अब यहाँ पे कहते हैं स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि जो भी कोई यहाँ पे प्लैनेट सन के अराउंड यहाँ पे घूम रहा है, तब जितना यहाँ पे टाइम लग रहा है वो क्या होता है? टी। तो उसका जो स्क्वायर है ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो ये प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे किसको? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, यानी यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जो रेडियस है आर, इसका क्यूब या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी क्या होता है? दोनों सेम होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो सॉरी, यानी सपोज दिस वन इज अ डिक्रीज, देन वी कैन से दिस इज आल्सो द डिक्रीज। ओके, तो सेम, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। क्लियर? अभी यहाँ पे अगर हमें ये लोगो निकलना है तो हम क्या करते हैं? एक जो लेटर यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट वाला लेटर क्या होता है हमारा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर, मान लो आर क्यूब मुझे यहाँ शिफ्ट करना है तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ आएगा आपका के फॉर कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने 3 लॉ देखे। फर्स्ट में हमने क्या देखा था? फर्स्ट में इतना याद रखना है कि ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन इलेप्टिकल फॉर्म, ओके, एंड द सन हैज अ 2 फोकाई, 2 फोकाई उसको होते हैं। उसके बाद सेकंड में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर 2 प्लैनेट यहाँ पे क्या है? सेम डिस्टेंस में टाइम कवर कर रहे तो उनका जो एरिया होता है वो सेम होता है। क्लियर? और थर्ड में हमने देखा था कि कोई भी प्लैनेट जब यहाँ पे सन के पूरा यहाँ पे घूम रहा है तो उसका टाइम का स्क्वायर, और यहाँ यानी उनका जो रेडियस है, डिस्टेंस सन और प्लैनेट, इन दोनों का जो डिस्टेंस है यानी आर, इनका जो क्यूब है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीनों में हमने देखा था। बट यहाँ पे गलती क्या हुई थी केपलर से? उसने ये सब एक्सप्लेन तो किया था बाय यूजिंग द गैलीलियोस डाटा, ही एक्सप्लेन या ही फॉर्म द 3 लॉज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो हमने यहाँ पे देखा, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन एक्चुअल हाउ टू ओबे या हाउ टू दे रिवॉल्व अराउंड, या इन शॉर्ट में हाउ दे
ओबे, यानी कौन, प्लैनेट ये सब क्यों कर रहा है, यानी क्यों ये सब, यहाँ पे कौन सा फोर्स है या समथिंग कुछ है इसलिए ये रिवॉल्व हो रहा है, कोई यहाँ पे गलती नहीं हो रही, यानी कि प्रॉपर टाइम में यहाँ पे ये सब रिवॉल्व हो रहा है या एरिया कवर कर रहा है, ये उसने पूरा प्रॉपर नहीं कर सका, नहीं कांट, सॉरी, he didn't explain, he could not explain the actual reason, what is the behind the actual reason about the planet and sun, इनके बीच में एक्चुअल रीजन क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए इसके जो लॉज है, केप्लर्स के लॉ, यहाँ पे थोड़े हम ऐसे बोल सकते हैं कि आगे नहीं आ सके। तो उसके बाद आया था यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन तो हम सबको पता है, तो यहाँ पे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशन लॉज, वो क्या है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। यहाँ तक ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू।